अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबीएस यानी एबीएस का ये सेकंड बुकलेट लेके आए हैं हम। और ये जो बुकलेट है ये 2019 का बुकलेट है। तो इस बुकलेट को कंप्लीट अपने लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। बुकलेट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगी। PYQ ही सफलता की कुंजी है दोस्तों। लगभग 30 क्वेश्चन हम आपके इस बुकलेट में सॉल्व कराएंगे। तो 30 क्वेश्चन का मतलब आप 30 क्वेश्चन मत समझिएगा, कम से कम 100 क्वेश्चन समझिएगा। हम वो बातें आपको बताएंगे, डीप में जाके वो बातें बताएंगे जो कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत मदद करेंगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह क्या है, सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। यानी किन कारणों से जो है वो कुएं सूख गए हैं। तो देखो पहला विकल्प यहाँ पे समझो, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। अब वहाँ दोस्तों क्या है, नहीं है। ये सही है या गलत है, ये आपको चुनना है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन समझिए, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है। तो यह भी क्या है, ये भी सही बात है, सही कह रहा है। सी ऑप्शन देखिए, कुओं का उपयोग नहीं करता, यानी कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। तो ये आपका दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं है। चौथा विकल्प देखिए, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ये भी आपका क्या है, सही विकल्प है। इसका मतलब देखिए ए, बी और डी, यानी ए, बी और डी, यानी बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जहाँ पे भी एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए जरा। देखो, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? पहला ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बी ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छी युक्ति है। सी ऑप्शन है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा ऑप्शन है देखिए, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों सामाजिक विषय के रूप में सही नहीं है। क्यों? तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन को देखिए कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब क्या है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस इसके हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। यानी नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। तो ये दोस्तों अबू धाबी की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी की बात हो रही है। इसको आप लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, फिर से ये क्वेश्चन छप सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। किसको? थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थीम और उपथीम बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है। बिल्कुल एक ट्रिक से एक लाइन में आपको थीम और उपथीम ऐसी याद हो जाएंगी, कभी भी लाइफ में अपने भूलोगे नहीं।
उसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख लेना। थीम और उपथीम से 2 नंबर 100% आपका पक्का है। तो देखो यहाँ पे समझो, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए या फिर बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए या फिर उपवेशों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। अब यहाँ पे देखो सबसे सटीक जो जवाब है वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का देखो दूसरा वाला ऑप्शन देखो, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है और सटीक है, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो 65 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। जो एक नहीं है वो आपको बताना है, ये बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको 6 जो थीम है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। देखो पहली जो थीम है आवास, आपको ध्यान रखनी है, ये मुख्य थीम है। मुख्य थीम मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आवास है, आवास के बाद एक जल है, जल के बाद देखिए यात्रा है, जल के बाद क्या यात्रा याद रखिएगा, इसके बाद एक भोजन है, भोजन याद रखिएगा, कितनी हो गई 4। भोजन के बाद एक ध्यान रखिएगा परिवार एवं मित्र, क्या है परिवार एवं मित्र, ये हो गई आपकी 5 थीम। ठीक है, और जो छठी वाली है वो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, इसको आप नोट करिएगा कॉपी में, क्या है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये 6 हो गई उपथीम, 6 हो गई थीम। इसके बाद 4 हो गई उपथीम। जो उपथीम है वो इसकी हैं किसकी, परिवार एवं मित्र की हैं। परिवार एवं मित्र की 4 आपको उपथीम लिखनी है, उपथीम याद करनी है, तो वो भी आप लिख लीजिए। 4 जो उपथीम है परिवार एवं मित्र की वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर है और पौधा है, ये 4 उपथीम है और 6 मुख्य थीम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखो आवास तो है मुख्य थीम, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये है, और भोजन भी है। काम और जो खेल है ये आपकी उपथीम है, क्या है ये उपथीम है, मुख्य थीम नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया 66। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो दोस्तों इसके लिए जो है वो सच क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। देखो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बी ऑप्शन है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। थर्ड ऑप्शन है कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए क्या आसान नहीं है। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो देखिए इसमें सही जवाब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका पहला वाला ऑप्शन है। क्या है सही जवाब, क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, देखो समझो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कक्षा 1 और 2 में EVS जो है वो अलग विषय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो EVS है, EVS जो है वो अलग विषय नहीं पढ़ाया जाता। EVS की बात करें तो EVS की बातें दोस्तों कक्षा 1 और 2 में भाषा के माध्यम से जैसे कहानी, बातचीत और गणित, गिनती, तुलना, ठीक है, और माप में ही क्या है समाहित है। इस प्रकार से आपको जो पहला वाला विकल्प है वो सही है। दूसरा वाला विकल्प देखो क्यों गलत है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो देखो जो EVS है, EVS अलग विषय जो है वो कक्षा 3 से चलता है। कब से, कहाँ से चलता है, कक्षा 3 से चलता है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है गलत हो गया। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं। तो देखो जो EVS है, EVS बच्चों को अनुभव से जुड़ा होता है।
जो ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के अनुभव से जुड़ा होता है, इसलिए आसान होता है। ठीक है, इसलिए आसान होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखो, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। यानी भाषा प्लस गणित दोनों के माध्यम से होता है, ना कि केवल भाषा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई क्लास 1 और क्लास 2 में ईवीएस जो विषय है वो अलग से नहीं है। लैंग्वेज प्लस मैथ के माध्यम से जो है ईवीएस सिखाया जाता है कक्षा 1 और 2 में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना तो अच्छी बात है। सेकंड है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं जोड़ना है। पर्यावरण अध्ययन को बाहर की चार दीवारी से बाहर सीखना, यानी जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो चौथा वाला, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी विकल्प आपका सही है। कुल मिला के आपका बी वाला ऑप्शन गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन गलत है, बकाया सब सही है। तो आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा, ACD। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। चलो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। क्या वह पाठ्य पुस्तक का पठन है? जी नहीं। शिक्षक द्वारा व्याख्यान है? बिल्कुल नहीं। कक्षा निर्देशन है? ये भी नहीं है। किस्से कहानियाँ बिल्कुल सही हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली जो विधि है वो दोस्तों किस्से और कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। जो सच नहीं है वो ऑप्शन आपको पकड़ना है, यानी क्वेश्चन नेगेटिव तो आपका आंसर भी नेगेटिव। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी बात सही है। अगला देखो, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बात थोड़ी सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यानी नेचर ऑफ ईवीएस इंटीग्रेटेड, ये बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे थर्ड वाला विकल्प है वो सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है ये भी, थोड़ा सा अब आपके सामने चारों विकल्प आ गए होंगे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है देखो, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी ऑप्शन है बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी ऑप्शन है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है, ये आपको देखना है। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी आपका पॉजिटिव है। और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट है बच्चों में उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेदित करना। ठीक है, विभेदित करना, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो ABC यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन इसके आपको नहीं दिख रहे हैं, अब आप ऑप्शन इसके दिख जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए?
तो इसको समझिए थोड़ा सा। देखो, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत हैं। अब देखो, इसने ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत हैं, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, तो ये भी पॉजिटिव है। यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला गलत होगा और ये आपका ए वाला गलत होगा, बी सी डी ये आपके चारों, ये आपके तीनों सही है। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखो, ए नंबर आपका क्यों गलत है, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। यानी जो ए नंबर है आपका, ये क्यों गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिए। देखो, EBS में यह सही है कि पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की एक मात्र स्रोत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, लेकिन जो प्रश्न है वो अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों, यह पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। बी क्यों सही है, तो समझो, देखो, माता पिता और समुदाय जुड़ते हैं, ठीक है। सीखना स्कूल तक सीमित नहीं रहता, ये EBS का मूल सिद्धांत है दोस्तों। इसलिए ये बी वाला विकल्प सही है। सी वाला विकल्प क्यों सही है, देखो, जो शिक्षक बच्चों की, कह सकते हो आप, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझ पाता है, ठीक है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इसलिए ये वाला ऑप्शन सी वाला भी सही है। चौथा क्यों सही है, यानी देखो, बच्चे देखते हैं, करते हैं, अनुभव करते हैं, इससे क्या होता है, सौंदर्य बोध होगा, मनोक्रियात्मक कौशल विकसित होगा, जैसे साइकोमोटर स्किल, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। यानी आकलन के लिए क्या है, संकेत नहीं होना चाहिए। सहभागिता, तो आपको देखना है भी, सहभागिता जो है वो आपका पॉजिटिव है। सहभागिता क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। इसके साथ साथ देखिए आप, याद करना तो आपका ये गलत हो गया। प्रश्न पूछना सही है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बी होगा। याद करना जहाँ पे भी आएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, डायरी में नोट करना। देखो, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है, यानी सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, इसकी बात करता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं इसे, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, यहाँ पे समझो, एक एक क्वेश्चन को पहले, एक एक ऑप्शन को पहले पकड़ते हैं। देखो, या फिर मैं डायरेक्टली आंसर ही आपको बता दे रहा हूँ पहले। देखो, स्वयं आकलन, ठीक है, स्वयं आकलन का मतलब है बच्चा खुद ये जांच करता है कि उसने क्या सीखा या फिर कहाँ गलती हुई, ठीक है, आगे कैसे सुधार करे। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया सीखने में सुधार के लिए होती है, ठीक है, ना कि अंक देने के लिए। जहाँ बच्चा खुद अपनी प्रगति की जांच करे तो ये समझो सीखने के लिए आकलन है। क्या है ये, सीखने के लिए आकलन है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की, यानी सीखने के समान आकलन, ठीक है। तो सीखने के समान आकलन में क्या है, इसमें जो छात्र है वो स्वयं को सीखने की प्रक्रिया मानता है, लेकिन EBS में स्वयं आकलन को अधिकतर सीखने में सुधार से जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन स्वयं आकलन वाला ये नहीं हो सकता। सीखने का आकलन, बी वाला, देखो, यह सीखने का जो आकलन है ये अंतिम परीक्षा टेस्ट होता है। इसमें बच्चा जो है वो स्वयं मूल्यांकन नहीं करता,
इसलिए ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। थर्ड वाला देखो CCE। CCE क्या है? CCE यह एक प्रणाली है, कह सकते हो यह एक क्या है, सिस्टम है। ठीक है, स्वतः आकलन उसका एक भाग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जे भी सही नहीं है, करेक्ट। तीसरा वाला सीखने के लिए आकलन सही है, स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में छप चुका है अब तक। ये क्वेश्चन आपका CDP में भी पूछा जा सकता है और आपका ये EBS में तो पूछा ही गया है और ये मैथ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आकलन है ना, तो टॉपिक जो है वो आकलन से लिया गया है, तो ये कॉमन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका वो है 74। ठीक है, तो 74 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा है, समझो। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है, यह सहपाठी अधिगम का क्या है, समर्थन करता है। अगला देखो, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण के अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो यहाँ पे ए भी सही नहीं है, ए और सी। तो ए और सी आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है, समझो। देखो ए वाले विकल्प को आप समझो, यानी यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। तो आपको पता ही है कि समूह में काम जो होगा तो सहयोगी अधिगम है। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन को समझो, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और मिलकर क्या है, निर्णय लेते हैं। मिलकर क्या है, निर्णय लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखो, एक मिनट रुकिए, मैंने आपको बताया पहला, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यानी समूह में कार्य सहयोगी अधिगम है, तो ये सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो बच्चे आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव है दोस्तों। नेक्स्ट है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों समूह कार्य, यहां पे देखिए, समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य अनुशासन नहीं है। ठीक है, बल्कि सीखना, सहयोग और सहभागिता है। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला, तीसरा नहीं, चौथा देखो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का महत्वपूर्ण युक्ति है। तो ये इसका मतलब ये है, देखो समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य अनुशासन नहीं है बल्कि सीखना, सहयोग और सहभागिता है। याद रखो, ग्रुप वर्ग क्या होता है, ग्रुप वर्ग सहयोग प्लस सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो ए और बी हैं, यानी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है, ए बी। थर्ड भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है और डी भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव आपको ढूंढना है। तो देखो, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाओं को जोड़ना, ये भी सही है। बच्चों को पाठ्यपुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो पाठ्यपुस्तक वाला ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा है नहीं है, नेगेटिव, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो ध्यान से ऑप्शन को आप पढ़िएगा। देखो, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों ही सही हैं। प्रयोग करना इसमें नहीं है दोस्तों,
तो ए, बी और सी ऑप्शन वाला ये आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रेटिंग स्केल। ये क्वेश्चन आया दमदार, इसको दोस्तों आप कॉपी में नोट करिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलो इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझिए। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, यानी रेटिंग स्केल का पहले तो आप मतलब समझो। देखो रेटिंग स्केल का मतलब क्या है, बच्चे के व्यवहार, गुण और कौशल को, ठीक है, कौशल को जांचना एक प्रकार से। बिंदु कौन कौन से हैं, किन किन बिंदुओं पर, तो बिंदु की बात करूं जैसे कहते नहीं है एक्सीलेंट, गुड, एवरेज आदि। ठीक है, आगे समझो इसमें। इसके लिए क्या होता है ना, जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक पहले से एक सूची, यानी सूची का मतलब एक चेकलिस्ट बनाता है। जैसे चेकलिस्ट बनाएगा तो जैसे क्या करेगा, उसमें भागीदारी करता है, ठीक है, सहयोग करता है, प्रश्न पूछता है, यही क्या है, यही चेकलिस्ट यानी जांच सूची इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, तकनीकी रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग करता है, तो ये जांच सूची है। अब समझो अवलोकन क्या है यहाँ पे, तो अवलोकन क्या है दोस्तों, अवलोकन एक विधि है लेकिन रेटिंग स्केल का टूल नहीं है। ये जो क्या है, ये अवलोकन एक विधि है, रेटिंग स्केल का इसका टूल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अधिविन्यास क्या है, अधिविन्यास तो यह शिक्षण पद्धति से जुड़ा शब्द है। अधिविन्यास क्या है, ये शिक्षण विधि से जुड़ा, शिक्षण पद्धति से जुड़ा हुआ क्या है, शब्द है। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न, तो लिखित प्रश्न क्या है, ये लिखित परीक्षा का साधन है, तो ये भी आपका नहीं है। जांच सूची बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था और आज भी आया है, यानी कल जो हमने बुकलेट सॉल्व की थी उसमें भी क्वेश्चन था और आज इसमें भी क्वेश्चन है। झूम खेती, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। चलिए क्वेश्चन को समझिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ऑप्शन है। इस जंगल को बांस व खरपतवार जंगल उग आता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प पढ़ो, खरपतवार जंगल आदि को जलाकर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, तो ये भी सही है। चौथा देखो, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज के छिड़कने से पहले इसको गहरा जोता जाता है, यानी आपका ए और डी गलत है, बी और सी सही है, यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। समझो झूम खेती है क्या, पहले इसे अच्छे से समझ लो एक बार। देखो जंगल और घास को काटकर जलाया जाता है, इसमें राख को खाद की तरह उपयोग किया जाता है। कुछ साल बाद खेती के बाद उसे भूमि को छोड़ दिया जाता है, यानी 1-2 साल 2-4 फसलें की और निकल लिए छोड़ के। ठीक है, तो यही है आपकी झूम खेती। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला भी अच्छा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भाई किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन आराम से दिखाई दे। तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और इन्हीं पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, या जम्मू कश्मीर है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है। देखो लकड़ी के घर हैं, इस क्वेश्चन में बात हुई है किसकी, लकड़ी के घर की बात हुई है। लकड़ी के घर हैं, ढलान वाली छत है, कैसी, ढलान वाली छत है, ठीक है, ढलान वाली छत की बात हुई है। और ऊपर से ठंडा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। जंगल, पशुपालन, लकड़ी का, ठीक है, उपयोग, यह सभी जो लक्षण दर्शा रहे हैं, ये लक्षण दर्शा रहे हैं दोस्तों, इशारा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की ओर। तो जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है, फैक्ट है ये, काला और सफेद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। चलिए,
केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन जो है वो उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुआ क्या खरपतवार खाता है? खरपतवार तो नहीं खाता केचुआ। यानी केचुआ क्या खाता है दोस्तों? वो मिट्टी खाता है। तो केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी सही है, आपका पहला वाला भी सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। बी गलत है, बी हटा दो। तो सी डी ए आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इस टॉपिक को आप डायरी में नोट करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पेपर में बन रहा है। ठीक है, यानी 82 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप डायरी में नोट करो अपनी। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में बन रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी हजारों साल पहले कांसे यानी ब्रांज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो दोस्तों डायरेक्ट ये फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तांबा यानी कॉपर और टिन का मिश्रण है। ये तांबा कॉपर यानी टिन का मिश्रण है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, आप इसे डायरी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो आपका 83 है, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, नोट करिएगा इसे भी। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? क्या ये पश्चिम बंगाल है? तो डायरेक्ट इसे फैक्ट के रूप में याद करिएगा। ठीक है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोला, ठीक है, टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो ये केरल का है। ठीक है, जब भी टैपियोका की बात आए तो केरल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समय को चुनिए जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो क्या है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार देखिए, डायरेक्टली आपको याद करना है। होली है, रक्षाबंधन है, गुरु नानक जयंती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को आप इसको स्टार लगाइए और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, डायरी में नोट करिएगा। क्वेश्चन इस बार भी यहाँ से आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इनको रट लीजिएगा, यहाँ से आना ही आना क्वेश्चन है, फिक्स है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर की ओर है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है और पूछा भी आगे भी पूछा जाएगा। तो देखो, अगर हम इसमें अरब सागर की बात करें तो देखो यहाँ पे कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। मानचित्र और दिशा, ये दो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए तो समझो आपको 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। एक टॉपिक थीम याद कर लीजिए, थीम और उपथीम, तो 2 नंबर वहाँ से क्लियर हो गए। ये 5-6 नंबर तो फ्री के हैं, 2-3 टॉपिक से आने ही आने हैं, फिक्स है। और एक आपका आवास, ठीक है, एक आवास और एक आपका पक्षी, ये एक टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। 7-8 टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैं भी आपको करवा दूंगा। एंड तक आपको टॉपिक सारे क्लियर करवा दूंगा, कंटेंट वाले, आप परेशान ना होइए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पे है? देखो मैंने कहा मानचित्र आपको रटना पड़ेगा, बिना मानचित्र के समझो 2 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। और 2 क्वेश्चन जाने का मतलब समझ रहे हो सीटेट के अंदर? सीटेट का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 10 से 20% रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी जो भीड़ लगी हुई है 25 लाख, सब बस ऐसा ही है, कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा, फिर 10% 20% बच्चे होते हैं पास, ध्यान रखो। तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड जो है वो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है, इसमें नक्शा आपको देखना है, मानचित्र देखना है और उसमें कुछ देखना नहीं है। तो उड़ीसा के ये उत्तर में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के उत्तर में है। ठीक है, कल भी मैंने इसका क्वेश्चन आपको कराया था और आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो हर पेपर में पूछा जाएगा, मानचित्र और दिशा ये फिक्स है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता ये पूछ रहा है। मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, लेकिन जो कोयला है कोयला प्राप्त नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे समझो, कोई लड़का है वो मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी जो है
वो 9:45 पर बजे मड़गांव से चली। अगले दिन 7:15 पे बजे नागरकोल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो 1140 है, 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन अच्छा है, आप समझो इसे। देखो 30 जून को सुबह 9:45 से शुरू हुई और रात को 12 बजे तक जोड़ लो आप। रात को 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 9:45 से ये शुरू हुई और रात को 12 बजे तक जोड़ो तो ये हो गए आपके 14 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे। 14 घंटे 15 मिनट, यानी सुबह में हुई है ये 9:45 पे शुरू और रात अगले दिन पहुंची है 7:15 पे। ठीक है, तो लगभग में 14 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे समझो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। यानी यदि कोई लड़का मड़गांव से इतने तारीख को 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली, तो अगले दिन 7:15 बजे नागरकोल पहुंची। अगले दिन पहुंची यानी तो देखो आगे रात, यानी रात फिर आगे 12 बजे। ठीक है, तो 12 से सुबह यानी 7:15 तक आप लगा लो, तो ये 7 घंटे और 15 मिनट आपके ये हो गए। इन दोनों को जोड़ लो, आपको 15 कितना हुआ? 30 हो गया, और 14 6 20 और 21 घंटे आपके 30 मिनट हो रहे हैं। ये कितने हो रहे हैं? ये आपके हो रहे हैं 21 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब देखो 21 घंटे 30 मिनट हो रहे हैं। अब चाल बराबर क्या होता है? अब देखो चाल बराबर क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब समय कितना लग गया? 21 घंटे कितना बताया था? 30 मिनट। 21 घंटे 30 मिनट यानी 21.5 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 1140 और 21 घंटे 21.5 कर दो, 21.5 से भाग दोगे आप तो ये लगभग आएगा 53 किलोमीटर। यानी 53 किलोमीटर का मतलब है पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई, जिससे क्या कहते हैं? टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो ये टिन क्या है? सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ उसका। टिन क्या है? यह भूमि का मात्रक है। टिन क्या है? भूमि का मात्रक है। ये दोस्तों 2 से 3 बार सीटेट में पूछा जा चुका है, यानी 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार ये सीटेट में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो दोस्तों टिन क्या है? यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो ये थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों दिशा से है। मैंने कहा मानचित्र से आना ही आना है, दिशा वाला। मानचित्र और दिशा, मैप वाला भी आना है और ये भी आना है। देखो आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में है, उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखो मीटर फीटर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दिशा का ध्यान रखना है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। को पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे और डायरेक्शन जब आप बनाओगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों दक्षिण पूरब। क्या आएगा? दक्षिण पूरब। इसकी मैंने एक बुकलेट आपको पहले करा दी और एक बुकलेट आज करा दी। तो इसी प्रकार से मैं 7 से 8 बुकलेट आपको सॉल्व करा दूंगा। यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। टाइम मिलता है तो मैं इसके जो कंटेंट के जो 8 से 10 टॉपिक हैं वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा, आप चिंता ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।